हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट, एमए प्रीवियस ज्योग्राफी में अपनी जो आर्थिक भूगोल है, इस आर्थिक भूगोल के बारे में अपन एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसकी आर्थिक भूगोल क्या होती है, इसकी क्या परिभाषाएं होती है, ठीक है ना। ये एक वीडियो में देख चुके हैं। आज अपन इसका जो बचा हुआ भाग है उसको अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आर्थिक भूगोल, अर्थ, प्रकृति व विषय क्षेत्र, इस चैप्टर को आज अपन देख लेंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, अपन इसकी जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं। जैसे अपन ने तो मर्की की परिभाषा पढ़ी थी, एक अपन ने पॉन्ड्स की परिभाषा बताई थी। इसके अलावा एक बुकानन जो महोदय है, इनकी परिभाषा है। इन्होंने बताया कि आर्थिक भूगोल में मानव के आर्थिक प्रयत्नों का उनके निवास स्थान के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ये बुकानन के अनुसार इसकी परिभाषा है। इसी प्रकार आर वेजेंस नाम का जो विद्वान है, उन्होंने बताया कि आर्थिक भूगोल में भू क्षेत्रों की संसाधनता और मानव की परस्पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उस अन्योन्य क्रिया के उचित परिणामों के विवरण की और विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखें इनकी परिभाषाओं के आधार पर, तो अपन ये कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल जो है, इसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया, जैसे आर्थिक क्रिया किसको कह सकते हैं अपन कि मानव द्वारा किए जाने वाले वे सभी कार्य जिनसे मानव को आय प्राप्त होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो आर्थिक क्रिया जैसे मान लो लकड़ी काटना, कृषि कार्य करना, कृषि कार्य के अलावा जैसे मान लो गाड़ी चलाना, बिजनेस करना, व्यापार करना, जो भी है, ये सारी की सारी क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनको आर्थिक अपन नहीं मान सकते। जैसे मान लो महिलाएं होती है, तो महिलाओं के अंदर जब वो अपने घर का कार्य करती है, जैसे मान लो घर में खाना बनाना है, कपड़े धोना है, ठीक है, घर की साफ सफाई करना है, झाड़ू लगाना, जो भी है, ये सारी की सारी आर्थिक क्रिया नहीं है, ये एक सामाजिक कार्य है। जबकि अगर ये कार्य किसी दूसरे के घर पर किया जाएगा तो उसके बदले में क्या ली जाएगी, उसे फीस ली जाएगी, पैसे लिए जाएंगे, तो वो आर्थिक क्रिया हो जाएगी। जैसे मान लो आप लोग देखते हैं होटल में खाना बनाने वाला कौन होता है, आदमी होता है। तो खाना बनाने के बदले में क्या ले रहा हो, पैसे ले रहा है, तो उसकी क्या हो गई, आर्थिक क्रिया। इसी प्रकार जैसे मंदिर की पूजा करते हैं, तो मंदिर का जो पुजारी होता है, ये मंदिर का पुजारी एक सामाजिक क्रिया है। मंदिर में पूजा करने के पैसे थोड़ी लेता हूँ, ठीक है ना, तो वो आर्थिक क्रिया होगी। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जितनी भी अपनी मानवीय जो क्रियाएं हैं जिनसे मानव को आय प्राप्त होती है, उन सभी क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इसका आर्थिक परिभाषा वगैरह अपन देख चुके हैं आर्थिक भूगोल की। इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक है, इसके अंतर्गत इसको अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं इसके क्षेत्र, आर्थिक भूगोल के जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल हो सकते हैं, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो क्षेत्र है वो है आर्थिक भूगोल के क्षेत्र। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र, तो इसका जो पहला क्षेत्र है वो है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना मतलब मानव के द्वारा जो भी आर्थिक क्रिया होती है, उन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किसी प्रकार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जैसे मानव की जो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है, तो अपन कह देंगे कि मानव की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो 5 प्रकार की है। जैसे प्राथमिक क्रियाएं,
प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया के अंदर कौन सी क्रिया शामिल होती है कि जब मानव आदिवासी था तो प्रारंभिक काल में जो वो कार्य करता था वो कौन से है, प्राथमिक क्रिया। जैसे मान लो प्राचीन समय के अंदर मानव के पास में था, आखेट करता था, भोजन का संग्रहण करता था, भोजन संग्रहण, इसके अलावा लकड़ी काटता था, लकड़ी काटना, कृषि कार्य करना। वो जैसे जैसे विकास हुआ उसका विकास होने के साथ साथ में उसकी आर्थिक क्रिया भी क्या होगी, बदलती गई। जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, कृषि के साथ में पशुपालन शुरू किया उसने, मत्स्य पालन आदि। ये सारे के सारे कार्य जो है वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के अंदर इसमें प्राथमिक क्रियाओं का दिन हो गया। दूसरा है इसकी द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं। अब डियर स्टूडेंट द्वितीय क्रिया में क्या शामिल हो जाएगा, इसमें एक तो शामिल करेंगे निर्माण, जितने भी निर्माण संबंधित कार्य है वो सारे देंगे। इसके अलावा विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण को इसमें शामिल किया जाता है। अब कोई पूछ ले भाई निर्माण क्या होता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। निर्माण का मतलब हो गया कि वे सारे कार्य जिनका निर्माण किया जाता है, जैसे भवन निर्माण है, भवन निर्माण है, या फिर जैसे सड़क निर्माण है, या फिर जैसे मान लो कोई पुल बनाया जा रहा है, पुल निर्माण है। और अगर देखें तो जैसे जितने भी निर्माण कार्य, जैसे भवन के अलावा जैसे कोई कारखाने हैं, इन सभी को जब निर्माण कार्य किया जाता है वो सारे के सारे निर्माण में आ जाएंगे। तो ये सारे कार्य किसमें आएंगे, द्वितीय क्रिया में आएंगे। बनाने वाला कौन होता है, जैसे मिस्त्री होता है, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक जो है वो इसको बनाने वाले लोग होते हैं। जबकि विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण, विनिर्माण जो है, विनिर्माण का मतलब होता है प्राथमिक उत्पादों को, प्राथमिक उत्पादों को तकनीकी सहायता से, तकनीकी सहायता से मूल्यवान बनाना, मूल्यवान व अधिक उत्पादन करना, अधिक उत्पादन करना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि विनिर्माण में सभी प्रकार के प्राथमिक उत्पाद, जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे अपन, जैसे प्राथमिक उत्पाद के अंदर कृषि कार्य है, तो कृषि से अपने को जैसे प्राप्त हुआ क्या हो गया, जैसे गन्ना प्राप्त हुआ, कृषि से अपने को क्या मिला, गन्ना। अब गन्ने को विनिर्मित क्या करेंगे, तकनीकी सहायता से उसका क्या करेंगे, रस निकाल लिया, और रस निकालने के बाद में उसका क्या करेंगे, चीनी बना दिया, गुड़ बना दिया। तो गन्ने से बन गई चीनी, क्या बन गया, गुड़ बन गया, शक्कर बन गई। तो ये अपने में से ऐसे बोलेंगे कि विनिर्माण के अंदर जितने भी लगभग सारे उद्योग आ जाएंगे विश्व में या भारत में, जितने भी उद्योग है वो सारे के सारे उद्योग विनिर्माण का कार्य करते हैं, मूल्यवान वस्तुएं बनाते हैं, उत्पादन ज्यादा करते हैं। तो गन्ने से चीनी बन गई, गन्ने से गुड़ बन गया, गन्ने से शक्कर बन गई। तो भाव में क्या आ गया, सीधा अंतर आ गया ना, मूल्यवान हो गई। जैसे गन्ना 5 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन अगर उसकी चीनी बन गई या गुड़ बन गया, शक्कर बन गई, तो उसका भाव जो है सीधा 40 रुपए के आसपास में चला जाएगा। ठीक है, उत्पादन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हो गया, तो जैसे कपास, कपास कृषि से प्राप्त हुआ, कपास से क्या बनाया जाएगा, सूती वस्त्र। तो कपास का भाव तो कम होता है, जबकि सूती वस्त्रों का भाव क्या मिलेगा, अपने को ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से विनिर्माण संबंधित ये सारे कार्य इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जो भी और भी जितने भी उद्योग धंधों के अंदर जो विनिर्मित वस्तुएं होती है वो सारे के सारे निर्माण में शामिल होती है और वो द्वितीय क्रियाओं में आती है। इसी प्रकार एक क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्रियाएं। अब ये स्टूडेंट तृतीय क्रिया जो है इसमें शामिल क्या किया गया है, इसमें एक तो आ गया परिवहन, एक आ गया आपका संचार, एक आ गया आपका व्यापार व वाणिज्य, दोनों साथ में लेते हैं, व्यापार और वाणिज्य। और एक आ गया आपकी
सेवाएं। ठीक है, ये 4 चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती है प्रत्येक सेक्टर में। इस प्रत्येक सेक्टर को सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। प्रत्येक सेक्टर को क्या कहा जाता है? तो लोग आप लोग बता सकते हो आराम से, इसको क्या कहेंगे भाई? सेवा सेक्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसमें आप लोग सभी जानते हो परिवहन, मतलब परिवहन के जितने भी साधन हैं उन साधनों का अध्ययन किसमें करेंगे? परिवहन के अंतर्गत। जैसे मान लो परिवहन के साधन मुख्य रूप से कितने हैं? तो आप लोग बताओ कि मुख्य रूप से परिवहन के साधन 3 हैं, स्थल, दूसरा जल और तीसरा कौन सा है? वायु परिवहन। इन सब का अध्ययन हो जाएगा। संचार, फिर इसका अगर और वर्गीकरण करेंगे अपन तो स्थल परिवहन जो है, स्थल परिवहन में जैसे मान लो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, ठीक है, तार मार्ग है, रज्जु मार्ग जिसको बोलते हैं, या फिर पाइपलाइन को शामिल हो जाएंगे। जल परिवहन में महासागरीय और आंतरिक, तो ये इसके प्रकार है। इसी प्रकार संचार है, तो इसमें एक तो होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक हो जाएगा, और दूसरा जो है वो हो जाएगा वैयक्तिक, वैयक्तिक संचार। जैसे सार्वजनिक में आ जाए जैसे टीवी है, रेडियो, ठीक है, न्यूज़पेपर, इसी प्रकार वैयक्तिक संचार में जैसे मोबाइल फोन है, ये सारे वैयक्तिक में, मतलब अंतर सीधा सा है। तो सार्वजनिक कौन सा होता है? सार्वजनिक का मतलब हो गया कि ऐसे संचार के साधन जिनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को सूचना देनी होती है, वो होते हैं सार्वजनिक संचार के साधन। जैसे मान लो, जैसे अपने भारत के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तो नोटबंदी के दौरान उन्होंने सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को यह समाचार दिया था कि आज के बाद में नोटबंदी की जो पुराने नोट बंद कर रहे थे। तो उन्होंने ये समाचार किसके माध्यम से दिया? न्यूज़ चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सभी लोगों को पता चल गया। लेकिन अगर मान लो मेरे को किसी एक ही व्यक्ति को समाचार देना हो, ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति को मुझे समाचार करना है कि भाई ये काम है, तो मैं कौन सा संचार का साधन काम लूँगा? मोबाइल, इंटरनेट है, मोबाइल है, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज है, जो भी मैसेंजर वगैरह के माध्यम से अपन मैसेज कर सकते हैं। तो संचार का अध्ययन प्रतिक्रिया के अंदर। इसी प्रकार इसका चौथा क्षेत्र व्यापार और वाणिज्य, इसमें एक तो आता है खुदरा व्यापार और एक आता है आपका थोक व्यापार, ठीक है, खुदरा और थोक व्यापार। ये अपन देखते हैं कि जैसे मतलब होलसेल का व्यापार होता है उसको थोक व्यापार बोलते हैं, खुदरा के अंतर्गत रिटेलर को बोलते हैं। जैसे मान लो वो छोटा टुकड़ों के अंदर बेच रहा है, जैसे अपने को चीनी लेनी है, तो अगर अपने को मटन लेनी है तो थोक व्यापारी से ले सकते हैं, लेकिन अपने को 5 किलो 10 किलो चीनी लेनी है तो खुदरा व्यापारी से लेते हैं। जैसे बाजार के अंदर देखिए अपन, तो बाजार में जितनी भी दुकान होती है, अपने गाँव में जितनी दुकानें होती है वो खुदरा व्यापार में आती है, जबकि शहर के अंदर ये खुदरा व्यापारी जिस व्यापारी से सामान लेते हैं तो उसको कहते हैं थोक व्यापारी, ठीक है ना। तो ये फिर आगे सेवाएं, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया कि इसमें जितने भी कर्मचारी काम करने वाले होते हैं, जो काम के बदले में क्या लेते हैं? पैसा, वो सारे के सारे सेवा क्षेत्र में आ गए, ठीक है। जैसे मान लो कौन कौन सी सेवाएं? जैसे अध्यापक है, स्कूल में पढ़ाई का लेकिन बदले में क्या लेगा? फीस लेगा। इसी प्रकार डॉक्टर है, डॉक्टर जो है बच्चों को देखता है या हमारे मरीज को देखता है तो बदले में क्या लेता है? वो फीस लेता है। इसी प्रकार जैसे वकील है, वकील भी क्या लेगा? परामर्श के बदले में पैसे लेगा। इसी प्रकार जो है नाई, धोबी, ठीक है, या फिर बढ़ई है, महार है, ये सारे के सारे जो लोग हैं काम के बदले में पैसा लेते हैं, जो भी है जिसके बदले में पैसा लेते हैं। जैसे परिवहन का साधन भी क्या सेवा ही हो गया, एक तरह से सरकार ने बस चला रखी है। तो बस में आप बैठोगे, निश्चित रूप से कोई भी बैठ सकता है, लेकिन बैठने के बाद में उस बस का किराया भी अपने को चुकाना पड़ता है। तो ये भी क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों के समझ में आ जाएगा प्रत्येक क्षेत्र कौन सा होता है, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र हो गया, उसके बाद में आ जाएगा चतुर्थ क्षेत्र, चतुर्थ क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं, ये चौथी क्रिया आती है। चौथी जो क्रिया वो कौन सी? चतुर्थ क्रिया हुई। तो चतुर्थ जो क्रियाएं हैं, इन चतुर्थ क्रियाओं के अंदर किसको अपन शामिल करते हैं? जैसे इसके अंतर्गत
या कोई निर्णय करता है, निर्णयकर्ता, कोई परामर्शदाता है, परामर्शदाता, ठीक है ना, अधिकारी है, कोई बैंक मैनेजर है, जो भी है वो सारे के सारे कौन से सेक्टर में आते हैं, चौथे सेक्टर के अंदर है। इसी प्रकार इसका एक सेक्टर होता है पांचवा सेक्टर, इसको बोलते हैं पंचम क्रिया। पंचम क्रिया, तो पंचम जो क्रिया होती है, इस पंचम क्रिया कौन सी होती है, इसे तथ्य क्रिया का उप सेक्टर है। तथ्य का क्या है, उप सेक्टर, मतलब इसमें काम करने वाले कर्मचारी जो है शोध करने वाले लोग होते हैं। जैसे मान लो डॉक्टर है, तो इसमें पंचम क्रिया में कौन सा आ गया, शोध करने वाले डॉक्टर आ गए, शोध करने वाले, ठीक है ना, शोध करने वाले उच्च सैलरी पाने वाले लोग होते हैं। शोध करने वाले के अलावा जैसे मान लो इंजीनियर है, ये भी इंजीनियर भी कोई शोध कर रहा है, कोई बड़ा इंजीनियर है। इसी प्रकार और अगर हम बात करें तो पंचम क्रिया में किसको शामिल करेंगे, कोई वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसे तृतीय सेक्टर का ये जो उसको कहते हैं पंचम क्रिया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया होगा कि आर्थिक क्रिया कौन कौन सी होती है। तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल में। आर्थिक क्रिया 5 प्रकार की होती है। विश्व में जितने भी लोग हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सभी के सभी कार्य इन 5 क्रियाओं के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 5 क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। और अब देखते हैं, एक बार इसको बता देता हूँ। और क्या अध्ययन होता है, आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं की विशेषता का अध्ययन होता है, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, जिसे हमने पढ़ा है। इनकी आर्थिक क्रिया की जितनी भी विशेषता होती है सबका अध्ययन इसमें होता है। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं की समस्याओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। समस्याओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार का अध्ययन भी किया जाता है। वैश्विक व्यापार, वैश्विक व्यापार का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। वैश्विक व्यापार का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है ना। आज के वर्तमान समय के अंदर ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित नहीं है, क्योंकि किसी भी देश को विकसित होने के लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे सरकार को टैक्स प्राप्त हो जाता है। और दूसरा इनको क्या फ़ायदा मिलता है, दूसरा इनका फ़ायदा होता है कि जो किसी देश के लोग हैं, इनको बहुत सारी वस्तुएं जो है ना, विदेशी वस्तुएं, वो अपने देश के अंदर प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए देखें पर, तो जैसे मान लो कि कोई मोबाइल कंपनी है, जैसे कोई मोबाइल कंपनी है, तो मोबाइल अगर अपने को लेना है, तो अगर इंडिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा तो अपने को इंडिया के मोबाइल मिलेंगे। लेकिन अपने को बढ़िया कंपनी का कोई विदेशी मॉडल चाहिए, जैसे आजकल वर्तमान समय में एमआई का है, इसी के अलावा हवाई का है, हवाई है, इसके अलावा वीवो है, ओप्पो है, ठीक है ना। इस प्रकार की मोबाइल कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशी व्यापार करती है। तो इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इस वैश्विक व्यापार का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। साथ में और किसका अध्ययन होता है, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक जीवन स्तर का अध्ययन भी किया जाता है। गुणात्मक जीवन स्तर का अध्ययन भी किया जाता है, ठीक है ना। गुणात्मक जीवन स्तर का अध्ययन भी किया जाता है। जैसे मान लो कि प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक मानव के जीवन में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं बदली है, क्या क्या परिवर्तन है, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरा है, सभी का अध्ययन किया जाता है। साथ में आधारभूत संकल्पनाओं का अध्ययन होता है, आधारभूत संकल्पनाओं का अध्ययन होता है,
आधारभूत संकल्पनाओं का अध्ययन भी किया जाता है इसके अंतर्गत। 7 नंबर देखो इसकी आधारभूत संकल्पनाओं के साथ में खनिजों का अध्ययन होगा। खनिजों का अध्ययन किया जाता है और खनिजों का अध्ययन कौन कौन से विश्व में खनिज है, जैसे धरती पर अपन देखें तो लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इन 2000 प्रकार के खनिजों के अंदर कितने खनिजों का दोहन किया जा रहा है, कौन से देश में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, कौन से देश में इसके भंडार पाए जाते हैं, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन भी किसमें होता है, आर्थिक भूगोल में होता है। इसी प्रकार इसका और क्षेत्र आ जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि का अध्ययन किया जाता है कि विश्व के अंदर कृषि के कितने प्रकार है। जैसे मान लो कृषि कई प्रकार है, जैसे जीवन निर्वहन कृषि है, ठीक है, आदिमकालीन जीवन निर्वहन कृषि है, इसको झुम्मी कृषि बोलते हैं, अपन स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसी के अलावा जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे कृषि के प्रारूप बदले, जैसे मान लो वाणिज्य कृषि है, वाणिज्य अनाज कृषि है, इसके अलावा उद्यान कृषि है, मिश्रित कृषि है, ठीक है ना। इन कृषि की जो प्रारूप है वो बदलता गया है। इन सभी का अध्ययन भी इसी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा परिवहन, या आगे हम पहले देखते हैं व्यापार, वाणिज्य, इन सभी का अध्ययन भी इसी का अध्ययन क्षेत्र हो माना गया है। साथ में आर्थिक संगठनों का अध्ययन भी किया जाता है। आर्थिक संगठन, तो आर्थिक संगठन कौन से होते हैं, जैसे मान लो जैसे अपना आर्थिक संगठन है, गेट है, ठीक है ना, गेट नाम का एक आर्थिक संगठन है, इसका वर्तमान समय में नाम है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना। इसी प्रकार और कई प्रकार के संगठन वर्तमान समय में प्रचलित है, सबका अध्ययन भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आर्थिक भूगोल के लिए ये सारे के सारे क्या है, विशेष क्षेत्र है, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं जो है मानव की वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। इसमें देखो, एक तो उत्पादन आ गया, एक विनिमय आ गया और एक आ गया इसका वितरण। जैसे आज के क्रिया में अपने कितना उत्पादन किया, ठीक है, और उत्पादन के साथ में उसका विनिमय मतलब व्यापार करना, व्यापार के साथ में उसका वितरण, कितनी कौन कौन से क्षेत्रों में इसका वितरण हो पाया है। इन सभी क्रियाओं का अध्ययन भी आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र ही माना गया है। तो इस प्रकार से ये अपना आर्थिक भूगोल का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा हम इसकी प्रकृति की ओर बात कर लेते हैं फटाफट। आर्थिक भूगोल की प्रकृति, आर्थिक भूगोल की प्रकृति, और इस प्रकृति को अपन नाम में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसकी प्रकृति में आ जाएगा आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है, ये इसकी प्रकृति है। मतलब कि अपनी पृथ्वी जो है उस पर कितनी प्रकार की कौन कौन सी आर्थिक क्रिया होती है, उन सब का अध्ययन आर्थिक भूगोल में होता है, जिसको कहते हैं पृथ्वी तल का विज्ञान है। दूसरा आर्थिक भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन है। अंतर संबंधों का विज्ञान है, ठीक है। मानव के और प्रकृति के कौन कौन से संबंध है, इन संबंधों का अध्ययन भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा यह समाकलन का विज्ञान है, समाकलन का विज्ञान है। समाकलन बोलते हैं कालक्रम को, कालक्रम या समाकलन की बात है। तो ये समाकलन का विज्ञान है, ये भी इसी की प्रकृति है। इसके अलावा यह संश्लेषणात्मक विज्ञान है। आर्थिक भूगोल संश्लेषणात्मक
विज्ञान है। ठीक है, ये भी इसकी प्रकृति है। इसके अलावा यह है व्यवहारिक समस्याओं के समाधान, व्यवहारिक समस्याओं के समाधान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान एवं निराकरण का विज्ञान है, निराकरण का विज्ञान है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अपने 5 व 8 भूगोल की प्रकृति है, इसके विशेष क्षेत्र हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए। आर्थिक भूगोल का अपना जो आर्थिक भूगोल के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विशेष क्षेत्र, ठीक है ना। विशेष क्षेत्र आगे क्षेत्र में विशेष क्षेत्र, ये सारी चीजें अपन ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।